मान लो कि तुम एक इनविंसिबल एम्परर हो जो अपनी जनरेशन को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा है, बिना किसी खास अपॉर्चुनिटीज़ के, बल्कि तुमने अपनी ज़िंदगी में आने वाली सबसे कीमती अपॉर्चुनिटीज़, एलिक सर्च टेक्निक्स, आर्टिफैक्ट्स सारे अपने 8 एम्ब्रेसेस के अंदर डिवाइड किए ताकि वह सब तुम्हारे साथ कीप अप कर सके। पर बात यहीं से बिगड़ने लगती है क्योंकि उसकी इन एम्ब्रेसेस को ऐसा लगने लगता है कि इनका टैलेंट अपने एमसी से भी ज़्यादा है और बस अपने एमसी ने ही इनको होल्ड बैक कर रखा है। और ऐसी कीमती अपॉर्चुनिटीज़ का लालच देके हम सबको अपने झांसे में फंसा के हमारी फ्रीडम को छीन लिया है। इसीलिए आज जब हमारा एमसी अपनी आखिरी ट्रिबुलेशन को पार कर सेजहुड को अचीव करने वाला था, तभी इन आठों ने कुछ ऐसा किया जिससे हमारा एमसी फेल हो जाता है। पर बात यहाँ ख़त्म नहीं होती क्योंकि अपना एमसी और ये 8 की 8 एम्ब्रेस आ चुके हैं हम अपने पास्ट के अंदर, जहाँ अब अपने एमसी ने कसम खाई है कि इस बार वो इन लोगों की कुछ मदद नहीं करने वाला और इनको पता चलेगा कि मेरे बिना इनकी औकात क्या है। वेल कहानी का सार तो मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ, तो चलो अब इस कहानी को डिटेल में शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 हमें 9 हेवंस के सबसे ऊपर पिनिकल का सीन दिखाया जाता है। चारों तरफ हरियाली और खूबसूरत सीनरी है। एक काफ़ी लग्जरियस सेक्ट के दरवाजे के पास एक बूढ़ा आदमी कहता है कि आज हमारे 9 लाइफ वनरेबल अपने डाउ को साबित कर असेंशन के थ्रू सेजहुड को अचीव करेंगे और 9 हेवंस के अंदर अपनी वेल डेव पोजीशन को अचीव करेंगे। ये हमारे और हमारे लोगों के लिए सच में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आज तुम लोग इस मॉन्यूमेंटल फीट को अचीव होता देखोगे। ये तुम्हारा सबसे बड़ा फॉर्च्यून होने वाला है। तो चलो अब हम रिस्पेक्टफुली अपने हेवनली वनरेबल 9 लाइफ को वेलकम करते हैं और चलो ट्रिबुलेशन को शुरू किया जाए। इसके इतना कहते ही दरवाज़ा खुलता है और अपना एमसी अपनी रानियों के साथ बाहर आता है। वेल ऑनेस्टली बोलूँ तो टेस्ट बुरा नहीं है। पीछे से कुछ डिसाइपल्स एमसी का ये टोरा देख के थोड़े से रट कमेंट करने लगते हैं, तो इनके एल्डर्स इन सब का मुंह बंद कराते हुए बताते हैं कि अपना मुंह बंद करो और अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट किया करो, वरना अगर इस बंदे की सटकी तो इसकी ताकत इतनी ज़्यादा है कि यह अकेले के दम पर तुम्हारी पूरी क्लेंस को ख़त्म कर सकता है। पिछले समय में इसने याओ क्लेंस के साथ अकेले बैटल करी और पूरी डीमन डोमस को अकेले के दम पे इनाइलेट करके रख दिया। सामने की तरफ ट्रिबुलेशन शुरू हो चुकी है और हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस ट्रिबुलेशन को चैलेंज करते हुए सीधा इसके सेंटर की तरफ ही आगे बढ़ने लगता है। सभी लोग ये देख के हैरान थे और तभी हमें दिखाया जाता है कि ट्रिबुलेशन के अंदर से कोई एल्डर फिगर बाहर आने लगता है। ये देख के हमारा एमसीबी भी हैरान हो जाता है। एक लड़की बताती है कि ये तो हेवनली वनरेबल गूजिंग है जो सदियों से आ रही टॉप रैंक ट्रिबुलेशन है। पर एक एल्डर अब भी मानते थे कि हमारे 9 लाइफ वनरेबल इनविंसिबल है। सामने से हमारा एमसी इन वनरेबल से कहता है, क्या हम बैटल शुरू करें? सामने से गोजिंग भी एकदम स्ट्रेट फेस के साथ कहता है, चलो शुरू करो। तो ऐसे ही हमारा एमसी और ये वनरेबल आपस में फाइट करने लगते हैं। इनकी फाइट की वजह से स्पेस भी सेट होने लगता है और चारों तरफ धमाके और लाइट की आवाज़ें गूंजने लगती हैं। पर सामने एमसी के एम्ब्रेसेस के अंदर फिक्र का नामो निशान नहीं है, बल्कि वह तो ये कहती हैं कि हम इस समय का काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। सामने से वनरेबल गोजिंग दाउ ऑफ टाइम का इस्तेमाल करते हैं। एल्डर बताते हैं कि इस टाइम टेक्निक की वजह से वनरेबल गोजिंग के क्लोन्स मल्टीपल टाइमलाइंस के अंदर ट्रैवल कर हमारे हेवनली वनरेबल को हंट डाउन करेंगे और अगर एक भी टाइमलाइन के अंदर वह एमसी को हंटर डाउन करने में सक्सेसफुल हो गए तो यहाँ एमसी की रियल बॉडी काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाएगी। इस मूव को देख के एमसी की एक एम्ब्रेस काफ़ी ज़्यादा एक ईवल स्मेल देती है, पर सामने से अपना एमसी कहता है, हम ये मूव सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, पर मैं आपसे ये माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि हर टाइमलाइन के अंदर मैं एक अनराइवल्ड एक्जिस्टेंस रहा हूँ। पर तभी हमें दिखाते हैं कि हेवनली वनरेबल गोजिंग अपने एमएससी के सारे टाइमलाइंस के अंदर उसे ख़त्म कर चुके थे और वो कहते हैं कि ये क्या, तुम तो अपने ही मुंह से अपनी खाली तारीफें करते जा रहे हो। मैं तो ऑलरेडी हर एक एरा में तुम्हें ख़त्म कर चुका हूँ। मैंने हर टाइम लेंस से तुम्हें पूरी तरह से इनाइलेट कर दिया है। ये सुन के तो अपने एमसी को इस जोर का सदमा लगता है। वो काफ़ी बुरी तरह से घायल होकर ज़मीन पर गिर जाता है। गूजिंग बताते हैं कि तुम्हारी स्ट्रेंथ सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, पर अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे अंदर यन यांग दाउ डिवावरिंग को ऑलरेडी अपनी जड़ें जमा चुका है। इसी की वजह से मैंने तुम्हें आसानी से हर टाइम में मार दिया। क्या तुमने इसके बारे में सच में कभी नोटिस नहीं किया? ये सुन के अपना एमसी भी कहता है, क्या यंग दाउ डिवावरिंग घुस ने मेरे आगे चाल चली है? फिर एकदम से उसको रियलाइज होता है और वह अपनी एम्ब्रेसेस की तरफ देखते हुए कहता है, क्या अब मुझसे ये मत कहना। वो जब सामने देखता है तो सारी की सारी एम्ब्रेसेस एमसी को देख के बहुत जोर जोर से हंसती जा रही थी। हमें बताया जाता है कि यह स्पेसिफिक गुफलेस और इंटेंजिबल होता है। इसे सिर्फ यन यांग यूनियन के द्वारा ही इम्प्लांट किया जा सकता है। सामने वनरेबल गुचिंग के पास टाइम की पावर है, इसलिए उन्हें एमसी के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और वह कहते हैं कि इसका रिजल्ट तो साफ है। मैं जानता हूं कि तुम गहरे सेंटीमेंट्स और लॉयल्टी वाले आदमी हो
बस ये शर्म की बात है कि जिन औरतों को तुमने अपनी पूरी जिंदगी प्यार किया उन्होंने ही अंत में तुम्हारे ही आगे चाल चली। ये सुनकर सामने से एक एम्ब्रेस कहती है, क्या सेंटीमेंट, क्या लॉयल्टी, हम तो बस इसकी पावर की वजह से टेरर होकर रखे हैं। इसने हमें फोर्सफुली पोजेस किया और हमें सदियों से डोमिनेट किया है। दूसरी कहती है, सीनियर ब्रदर, क्या आपको फंग वुक्सी याद है? अगर यहाँ आप ना होते तो मैं अभी उसके साथ अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रही होती। फिर ये सब अब अपने ही हाथों से एमसी को मारने के लिए अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगते हैं और सारे फैक्ट्स को उल्टा पुल्टा करते हुए खुद को राइचस और अपने एमसी को ही डेविल बुलाने लगते हैं। ये देख के अपने एमसी की सटक जाती है। वो पूरे गुस्से के अंदर इन लोगों की तरफ देखता है और कहता है, मुझे मारोगे, और वो भी बस तुम चूहे? मैंने तुम्हें इतने अच्छे से ट्रीट किया और मेरे बिना तुम में से कोई एक भी एम्ब्रेस के टाइटल के आसपास भी नहीं पहुंच सकता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी इस अच्छाई का रिजल्ट ही ये धोखेबाजी होगी। वो इन एम्ब्रेसेस पे हमला करना ही चाहता था, पर तभी पीछे से वनरेबल गुजिंग उसके ऊपर चिल्लाते हुए अटैक करने लगते हैं, क्योंकि वो उसकी ट्रिबुलेशन है। ऐसे ही वो उसके लिए रुक थोड़ी सकते हैं। ये देख के सभी लोगों को बहुत ज़ोर का सदमा लग रहा था। पर इधर अपना एमसी कहता है, क्योंकि अब जबकि मेरी मौत पक्की है तो अब मैं तुम सबको अपने साथ लेके मरूँ। ये देख के वो एम्ब्रेसेस घबराने लग जाती है और चिल्लाती है कि वो अपने कल्टीवेशन बेस को ही डेटोनेट कर रहा है। ऐसे तो हम सबको ही ले मरेगा, भागो यहाँ से। पर सामने वाली एम्ब्रेस चिल्लाती है, नहीं, अब तो बहुत देर हो चुकी है। सामने से रूलर ऑफ टाइम वेनरेबल गुजिंग कहते हैं, ये रैचेट डिस्प्ले क्यों फेलो डस्ट? ये लड़ाई तो मुश्किल से सेटिस्फाइंग थी। तुम्हें हराना जब तुम पॉइजन हो रखे हो, ये तो बिना ऑनर की जीत है। तो अब मुझे तुम्हें एक और मौका देना चाहिए। फिर हमें दिखाते हैं कि वनरेबल गुजिंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं और एमसी और उसकी 8 एम्ब्रेस को अपने टाइम के वर्ल्ड पूल के अंदर खींच ले जाते हैं और वे एक मुस्कुराहट देते हुए कहते हैं, चलो अब अगले राउंड के लिए इन्हें भी तुम्हारे साथ ही आने दो, इस बार मुझे डिसअपॉइंट मत करना। फिर हमें बताया जाता है कि हेवनली वनरेबल गुजिंग टाइम एंड स्पेस रिवर्सल टेक्निक को अनलीश करते हैं और हमारे एमसी लुई और उसकी 8 फीमेल एम्ब्रेसेस की आत्माओं को 50 साल पास्ट में पहुंचा देते हैं। तो अब हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं जहां अपना एमसी पहुंच के काफ़ी ज़्यादा हैरान था और उसी के सामने थी उसकी पहली एम्ब्रेस चूलिंग फ्यूचर की 9 हेवन सोडोमेटन, जो अभी के टाइम पे बस एक सर्वेंट है। वेल, बुरी तो नहीं है। पास्ट में आने की वजह से चूलिंग का सर चकरा रहा है और वह जैसे ही सामने अपने एमसी को देखती है उसे एक जोर का सदमा लगता है और वो चिल्लाती है। इधर डेड डेविलन मास्टर वो मनी मन चिल्लाती है, ये कैसे हो सकता है? क्या मैं पास्ट में आ गई? क्या वो सब कुछ सपना था? और सामने इसकी ऐसी भाषा सुनकर अपने IM से मुस्कुराता है और मणिमन सोचता है कि इसके इस रिएक्शन के हिसाब से ज़रूर यह भी पास्ट में आ गई है। परफेक्ट हेवनली वनरेबल गुजिंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एक और मौका देने के लिए फिर लुई अपने दोनों पैरों के मोजे उतारने लगता है। ये देख के स्वर्ड मेडन थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। फिर लुई हंसते हुए अपने पैरों को आगे करते हुए कहता है कि चल अब मेरे पैर दो। यह सुनकर स्वॉर्ड मेडन को एक झटका लगता है, पर वह रिफ्यूज़ नहीं करती और सीधा एमसी के पैर धोने लगती है। और अपना एमसी यहाँ सोच रहा था, मैं इसकी पिछली हरकत का बदला लेने के लिए अभी इसे मार सकता हूँ। पर कभी कभी डेथ सबसे क्रूल पनिशमेंट नहीं होती। अभी के टाइम पर यह मेरे प्रति गुस्से और नफरत से भरी हुई है। अगर मैं अभी इसे मार दूँ तो इसे असली दर्द की गहराई का अंदाज़ा भी नहीं होगा। मैं इसे जीने दूंगा। मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि ये सर्वाइव करे, बस इसीलिए ताकि यह खुद पर्सनली एब्सोल्यूट मिस्ट्री ऑफ लाइफ को एक्सपीरियंस करे मेरे बिना। फिर वह एक ईवल स्मेल देते हुए कहता है, इसमें से कुछ भी सपना नहीं था। हम सब वापस समय में आ चुके हैं। ये सुन करके शॉर्टमैन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। एकदम शौक से चिल्लाते हैं, व्हाट? हम सब? अब मुझसे ये मत कहना कि एकदम सही। लुईस की बात को काटते हुए कहता है कि हेवनली वनरेबल गुजिंग की स्पेस टाइम टेक्निक हमें वापस समय में ले आई है। उस दिन जो शब्द तूने मुझसे कहे थे वो सब मुझे एकदम क्रिस्टल क्लियर याद हैं। ये सुनने के बाद भी स्वॉर्ड मेडन का घमंड नहीं कम होता और वह कहती है, तो अब फिर लुई एकदम ईविल स्मेल देते हुए कहता है, इनफ तुम्हें फ्रीडम चाहिए, ना तो आज से और अभी से तुम आज़ाद हो। चैप्टर नंबर 2 लुइया खड़ा होता है और एक ड्रर के अंदर से एक टोकन को बाहर निकालता है और पूछता है कि इसे ध्यान से देखो, ये क्या है? तो स्वॉर्ड मेडन हिचकिचाते हुए बताती है कि यह मेरा लाइफ टैबलेट है। तभी लुइया इसके लाइफ टैबलेट को वहीं का वहीं जला देता है और कहता है, ये लो, मैंने कॉन्ट्रैक्ट टैबलेट को जला दिया है। अब से तुम आज़ाद हो। अब जब चाहो तब तुम अपने चूज स्वॉर्डमैन में वापस जा सकती हो। कि ये नई सीरीज़ है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। अभी तक तो इस सीरीज़ का हर चैप्टर हर वेडनेसडे को आता जा रहा है। कमेंट में बताओ अगर तुम लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लगी तो मैं डेफिनेटली इसको कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो और भी सीरीज़ हैं उनको भी देखते हैं, ठीक है?
तो अब हम मिलते हैं तुमसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में या फिर नई सीरीज के नए एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।